तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 1 अध्याय 6 यानी कि जीव प्रक्रम को इस वीडियो में हम सफाया करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रहा है इसमें कि हम सजीव तथा निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वे सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी यही सोचेंगे कि सजीव हैं? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि सजीव हैं? पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। तो केवल हम ये देख कर नहीं बता सकते कि वो सजीव हैं या निर्जीव हैं। हमको उनकी मूलभूत इकाई यानी कि उनकी कोशिकाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। उनमें जीव है ये जानने के लिए हमको केवल बाह्य संरचना न देखकर उनकी आंतरिक संरचना को भी जानना पड़ेगा। आगे दे रहा है कि हम सजीवों में सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी अन्य गतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। जिससे हम किसी को देख कर नहीं बता सकते कि उसमें जीव है या निर्जीव है। और आगे अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से नहीं दिखाई देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम इस प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गतियाँ होती हैं जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं। जैसा कि कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी चीज़ को देख कर नहीं बता सकते किसी भी जीव को कि वह सजीव है या निर्जीव है। हमें उसकी पोषण, वृद्धि आदि की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें दूसरे तरह से उसको जानना पड़ेगा। आगे तरह की जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? जैसे कोई भी जीवधारी है उसके लिए जो अंदर की गतियाँ, जो भी आंतरिक गतियाँ, आणविक गतियाँ, वो गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? तो हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़कर ये देखा है कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। जैसे जो भी सजीव होते हैं उनकी जो भी संरचना होती है वो सुसंगठित होती है। सुसंगठित का अर्थ होता है कि उसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं और बहुत सारे उसमें कहे तो ऊतक पाए जाते हैं। उनके द्वारा क्या होता है, उनका कार्य होता है। आगे दे रहा है कि उनमें ऊतक भी हो सकते हैं। ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे मानकर चलिए कोई भी कोशिका यदि वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो जब कोशिका ही हमारी शरीर की सबसे मूलभूत इकाई जब क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो हमारा शरीर रहेगा नहीं रहेगा। और आगे तरह अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए इनको खोजते हैं। तो सजीव में जो भी अनुरक्षण प्रक्रम है जो उनके रक्षण में सहायता करते हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे संरक्षण के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहते हैं। और आगे हमको दे रहा है कि जैव प्रक्रम आखिर है क्या, आखिर ये जैव प्रक्रम होता क्या है। तो इसमें सबसे जो गहराई वाली बात है उसमें ये ऊपर ही 2 लाइन में लिख दिया है, बाकी सब हमको समझाने के लिए दिया है। तो लिखा है कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई कार्य विशेष नहीं करते।
जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं ये प्रक्रम कहलाते हैं। तो यह प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जो निरंतर चलता रहता है, चाहे हम सोएं, बैठें, उठें, कुछ भी करें, हमारा जो भी शरीर के अंदर की गतियाँ वो निरंतर गतिशील रहती हैं। यदि वो रुक जाएँ तो हमारा शरीर नहीं रह पाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में चोट लग जाती है, वहाँ की कोशिकाएं या वहाँ के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो हमारे जो भी पोषण हम लोग लेते हैं वो क्या करता है, उस कोशिका को क्या करता है, मरम्मत करता है और उस मृत कोशिका को शरीर से बाहर और नए कोशिका को वहाँ पर क्या करता है, जन्म देता है। अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीवों के शरीर के बाहर आती है। इसीलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीवों के शरीर में हस्तांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं अपने शरीर में उसको क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। उसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है और हमारी कोशिकाओं को निरंतर गति करने में सहायता मिलती रहती है। और आगे दे रहा है कि यदि जीव में शारीरिक वृद्धि नहीं होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर आधारित है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थों की कार्बनिक आधारित इन कार्बनों स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम में प्रयुक्त होते हैं। तो जो भी हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है उसमें स्रोत जो जटिल होता है, बहुत ही जटिल होता है, वो सरल नहीं होता है, जटिल है और विविध जीवों के भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम में प्रयुक्त किया जाता है। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, जो भी पर्यावरण है, जैसे मानकर चलिए सम जलवायु है, विषम जलवायु है, तो ये यदि वहाँ पर कोई सम जलवायु का लोग रहता है, विषम जलवायु का, तो अगर यदि यहाँ पर सम जलवायु है दोनों जगह, तो अलग अलग जलवायु नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रकृति ने केवल एक ही जलवायु वहाँ पर स्थापित की है। तो वही बात बोल रहा है, क्योंकि पर्यावरण में जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों को विघटन निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा का एक समान स्रोत परिवर्तन हो जाने चाहिए। ये विभिन्न आणविक गतियों के लिए, ये विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला आवश्यकता है। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि उपचयन अभिक्रिया वहाँ पर क्या होता है कि मतलब विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोतों से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तो कोश की आवश्यकता होती है। जैसे उपचयन क्या होता है कि यदि हम ऑक्सीजन क्या लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, ऑक्सीजन को हम अगर यदि लेते हैं, यदि O2 को हम लेते हैं तो हमारे जो भी शरीर में जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या रहेगा, उनकी जो भी समानता है वो बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। यदि हम बाहर से ऊर्जा नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का जो संतुलन है वो नहीं बन पाएगा। तो वही दे रहा है कि कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो जो भी हम श्वसन का परिभाषा है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि एक कोशिकीय जीव की पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव की शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अविकल्प अधिक जटिल होता जाता है तब क्या होता है, जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर ये बात बता रहा है कि जब क्या होता है कि एक कोशिकीय जो जीव होता है उसका शरीर में वर्ज्य पदार्थ बनता है तो आसानी से बाहर निकाल देता है बिना किसी अंग तंत्र के। लेकिन बड़े जीवों में, हम जैसे मनुष्य में, गाय में क्या होता है, यदि हमारे शरीर में जो भी वर्ज्य पदार्थ निष्कासन, जो भी क्या बोलते हैं वज्र पदार्थ बनते हैं, मल वोल, तो वो क्या होते हैं, विशिष्ट अंग बनता है और विशिष्ट अंगों के द्वारा उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। वो यदि हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रहे तो अपनी हानियाँ दिखाना चालू कर देंगे।
इसीलिए हम वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो जटिल हो जाता है। बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारणतः विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो हमारा जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे विसरण की प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है, यदि हम किसी भी कोई पेड़ है, यदि इसको ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो क्या करता है, विसरण की प्रक्रिया यहाँ होती है। यहाँ पर क्या है, CO2 की मात्रा क्या है, अधिक है। तो जब इस पेड़ में CO2 की मात्रा यहाँ पर क्या है, कम है, और यहाँ अधिक है, तो अधिक से कम की ओर क्या करेगा, ये गति करेगा। इसे विसरण प्रक्रिया कहते हैं। तो इधर अधिक है और इधर कम है, तो इसके अंदर जाएगा और जो भी बाहर का ऑक्सीजन है उसे बाहर लाएगा। तो इसको विसरण की प्रक्रिया बोलते हैं। वर्णात्मक परागम झिल्ली के द्वारा ये आसानी से क्या होते हैं, आर पार जा सकते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टकृत किए जाते हैं। हम इन विशिष्टकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन में परिचित हैं, अतः इनमें से कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य करता है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एक ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर में जो भी गतियाँ होती हैं, किसी भी प्रकार की हमारे शरीर में कोई भी गति होती है, तो किसी अंग के द्वारा होता है, विशिष्ट अंग के द्वारा। जैसे मानकर चलिए इनको एक काम दे दिया गया है कि तुमको केवल यही कार्य करना है, दूसरा कार्य नहीं करना है। तो वही हमारे जो भी मानव शरीर में विशिष्ट अंग पाए जाते हैं और विशिष्ट कार्यों के लिए पाए जाते हैं, उनका एक ही कार्य होता है। जैसे आँख का कार्य क्या है, केवल देखना। नाक का कार्य क्या है, केवल सूंघना। कान का कार्य क्या है, केवल सुनना। तो अलग अलग अंगों के लिए विशिष्ट कार्य दिए गए हैं कि तुमको केवल यही कार्य करना है। और आगे दे रहा है कि भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। वहन तंत्र, संवहन तंत्र जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, ले जाता है। और आगे दे रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पादक बनाते हैं जो शरीर के कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों से शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर पूरा देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।